दोस्तों आज जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसने बहुत कम समय में इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोचिए लिस्टिंग के बाद से यह स्टॉक डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें 5% का अपर सर्किट लग रहा है। अब जब किसी स्टॉक में इतनी तेज बाइंग देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि हर इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास हो रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक बड़े फंड ने इस कंपनी में 100 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखकर लोगों की नजर इस स्टॉक पर और भी ज्यादा चली गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इस स्टॉक्स में अभी भी एंट्री लेने का मौका है या फिर जो बड़ी रैली आने वाली थी वह आ चुकी है और अब यहाँ से रिस्क ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को लेकर मेरा क्या व्यू है। क्या इसको अभी बाई करे या फिर सेल करे या फिर होल्ड करे, और अपर सर्किट लगने के बाद भी इसके शेयर्स को कैसे बाई करें। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई स्टॉक्स के एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट करके उस स्टॉक्स का नाम बता देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। देखिए, नाम सुनकर आपको लग सकता है कि वेदांता आयरन एंड स्टील सिर्फ एक स्टील बनाने वाली कंपनी है, लेकिन असलियत में इसका बिजनेस सिर्फ स्टील बनाने तक सीमित नहीं है। यह कंपनी पूरे वैल्यू चेन में काम करती है, यानी सबसे पहले आयरन ओर की खोज करती है, फिर उसकी माइनिंग करती है, उसके बाद प्रोसेसिंग करती है और आखिर में उसी रॉ मटेरियल से अलग अलग स्टील प्रोडक्ट तैयार करती है। यानी कंपनी सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसी आयरन ओर से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे स्टील, वायर रॉड, टीएमटी बार्स, पिग आयरन, डक्टाइल आयरन पाइप्स, फेरोसिलिकॉन सीमेंट और मेटलर्जिकल कोक। इसका फायदा यह होता है कि कंपनी के पास कमाई के कई अलग अलग सोर्सेस बने रहते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास अपना आयरन ओर बिजनेस भी है। इसका मतलब इसे रॉ मटेरियल्स के लिए पूरी तरह दूसरी कंपनीज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब अगर कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो अभी इसके पास करीब 15 MTPA यानी 15 मिलियन टन पर एनम की आयरन ओर कैपेसिटी है। इसके अलावा कंपनी के पास लगभग 4 मिलियन टन्स के रिजर्व्स और रिसोर्सेस मौजूद है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। वहीं स्टील सेगमेंट में अभी कंपनी की कैपेसिटी 3 MTPA है, लेकिन मैनेजमेंट इसे बढ़ाकर 5 MTPA करने की प्लानिंग कर रही है। अगर ये एक्सपेंशन समय पर पूरा हो जाता है और डिमांड भी अच्छी बनी रहती है तो आने वाले समय में कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो यह था इस कंपनी के बारे में। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर क्यों भाग रहा है, क्योंकि बिना वजह तो कोई भी स्टॉक लगातार अपर सर्किट नहीं लगाता। इसके पीछे कुछ मजबूत रीजन है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रीजन है डीमर्जर। देखिए, डीमर्जर से पहले इस कंपनी का आयरन एंड स्टील बिजनेस वेदांता ग्रुप के दूसरे कई बिजनेस के साथ एक ही कंपनी के अंदर था, यानी माइनिंग भी, दूसरे बिजनेसेस भी और आयरन एंड स्टील भी, सब कुछ एक साथ था। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि अकेले आयरन एंड स्टील बिजनेस की असली वैल्यू कितनी है। लेकिन अब डीमर्जर के बाद यह बिजनेस अलग कंपनी बन चुका है। इसका फायदा यह हुआ कि अब मार्केट इसे एक स्टैंड अलोन बिजनेस की तरह इवेल्युएट कर सकता है। अब इन्वेस्टर साफ साफ देख पा रहा है कि सिर्फ आयरन एंड स्टील बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल क्या है और ग्रोथ कितनी हो सकती है और इसकी वैल्यूएशन कितनी बननी चाहिए। और फिलहाल मार्केट इस बदलाव को काफी पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। यही वजह है कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में इतनी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अब दूसरा और शायद सबसे बड़ा रीजन है एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री। देखिए, लिस्टिंग के तुरंत बाद प्रेमजी इन्वेस्ट बैक्ड PI अपॉर्चुनिटी AIF ने इस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। फंड ने लगभग 4.84 करोड़ शेयर्स खरीदे और करीब 21 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। अगर टोटल अमाउंट देखे तो यह डील लगभग 102 करोड़ की थी। अब इसका इम्पोर्टेंस समझिए। जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल फंड किसी नई लिस्टेड कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के सिग्नल की तरह भी देखता है, क्योंकि ऐसे फंड्स किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बिजनेस, मैनेजमेंट, फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन हर चीज की गहराई से रिसर्च करते हैं। इसलिए जब उनकी एंट्री होती है तो कई दूसरे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ जाता है और बाइंग इंटरेस्ट भी तेज हो जाता है। और जब डिमांड अचानक बढ़ती है जबकि बेचने वाले कम होते हैं तो स्टॉक्स में लगातार अपर सर्किट लगने लगते हैं।
यही वजह है कि इस स्टॉक ने पहले लिस्टिंग वाले दिन अच्छा मूव दिखाया और उसके बाद भी लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन तक 5% तक का अपर सर्किट लगाया। यानी अभी तक मार्केट सेंटिमेंट इस स्टॉक के लिए काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यह 2 रीजन थे इसके शेयर प्राइस बढ़ने के। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहीं से समझ आता है कि कंपनी आगे ग्रो कैसे करना चाहती है और उसका पूरा रोड मैप क्या है। देखिए, अगर अभी के नंबर्स की बात करें तो 2026 में वेदांता आयरन एंड स्टील का कंसोलिडेटेड इबिड्डा लगभग $133 मिलियन यानी करीब 1197 करोड़ है। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि 2029 तक इसे बढ़ाकर $526 मिलियन यानी लगभग 4734 करोड़ तक ले जाया जाए। मतलब सिर्फ 3 साल में लगभग 4 गुना ग्रोथ का टारगेट रखा गया है, जो काफी बड़ा जंप है। अब सवाल आता है कि यह ग्रोथ आखिर आएगी कहां से। असल में कंपनी के 2 मेजर सेगमेंट है, एक आयरन ओर और दूसरा स्टील। अगर पहले आयरन ओर की बात करें तो 2026 में इसका इबिड्डा लगभग $91 मिलियन यानी करीब 819 करोड़ है और 2029 तक इसे बढ़ाकर लगभग $160 मिलियन यानी करीब 1440 करोड़ करने का प्लान है। यानी यहाँ ग्रोथ तो है, लेकिन यह स्टडी और स्टेबल ग्रोथ दिखती है। लेकिन अगर असली गेम चेंजर किसी सेगमेंट को कहा जाए तो वह है स्टील बिजनेस। स्टील सेगमेंट का इबिड्डा अभी 2026 में सिर्फ $41 मिलियन यानी लगभग 369 करोड़ है, लेकिन कंपनी का प्रोजेक्शन है कि 2029 तक यही इबिड्डा बढ़कर $366 मिलियन यानी करीब 3294 करोड़ हो जाएगा, यानी लगभग 9 गुना की ग्रोथ। इतनी बड़ी जंप दिखाती है कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फोकस अभी स्टील बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपेंड करने पर है। सिर्फ इबिड्डा ही नहीं, कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करना चाहती है। अभी स्टील बिजनेस का इबिड्डा मार्जिन लगभग 4% है और इसे 2029 तक बढ़ाकर 16% तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। यानी कंपनी सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहती, बल्कि हर टन पर ज्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहती है। अब यह सब होगा कैसे? इसके लिए कंपनी अपनी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है। अभी कैपेसिटी लगभग 2.8 MTPA है, जिसे बढ़ाकर 5 MTPA किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जिस साइट पर एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ फ्यूचर में इसे 15 MTPA तक बढ़ाने की भी तैयारी पहले से कर ली गई है। इसी तरह आयरन और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। अभी यह लगभग 15 MTPA है, जिसे बढ़ाकर 28.5 MTPA तक ले जाने का प्लान है। यानी प्रोडक्शन साइड पर भी कंपनी काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है। और आखिर में एक पॉइंट जो मुझे पर्सनली काफी इम्पोर्टेंट लगा, इतना बड़ा एक्सपेंशन होने के बावजूद कंपनी ने साफ कहा है कि वह अपना नेट डेट टू इबिड्डा रेशियो पूरे एक्सपेंशन फेज में 2 गुना से नीचे ही रखेगी। आसान भाषा में कहे तो कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन बिना जरूरत से ज्यादा कर्ज लिए। यानी एक्सपेंशन भी होगा और डेप्ट पर कंट्रोल भी बना रहेगा। यही चीज इस ग्रोथ प्लान को थोड़ा और बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बनाती है। अब तक हमने कंपनी की ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स की बात की, लेकिन किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ अच्छी बातें जानना ही काफी नहीं होता, उसके रिस्क भी समझना उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि जितना बड़ा रिटर्न मिलने का चांसेस होता है, उतना ही कुछ रिस्क भी साथ में होता है। तो चलिए अब उन इम्पोर्टेंट रिस्क पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहला रिस्क है ओवरहीटेड वैल्यूएशंस। देखिए, स्टॉक ने बहुत कम समय में काफी तेज रैली दिखाई है। ऐसे में एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतनी तेजी से ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, या फिर स्टॉक की प्राइसेस फिलहाल फंडामेंटल से थोड़ा आगे निकल गई हैं। कई एनालिस्ट भी यही बात कर रहे हैं कि इतनी तेज रैली के बाद वैल्यूएशन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए तो छोटी सी निगेटिव न्यूज पर भी स्टॉक में करेक्शंस देखने को मिल सकता है। दूसरा रिस्क है डीमर्जर रिलेटेड वोलेटिलिटी। यह कंपनी अभी हाल ही में डीमर्ज हुई है और आमतौर पर जब भी कोई नया डीमर्जर स्टॉक मार्केट में आता है तो शुरुआत के कुछ समय तक उसके प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसकी वजह यह होता है कि मार्केट को थोड़ा समय लगता है यह तय करने में कि कंपनी की सही वैल्यूएशंस क्या होनी चाहिए। इसलिए शुरुआती फेज में प्राइस कभी तेज ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे भी आ सकता है। तीसरा रिस्क है कमोडिटी। कंपनी का बड़ा बिजनेस स्टील से जुड़ा हुआ है और स्टील इंडस्ट्री भी पूरी तरह कमोडिटी साइकिल पर डिपेंड करती है। अगर ग्लोबल मार्केट में स्टील की प्राइस गिरती है या डिमांड कम हो जाती है तो उसका सीधा असर कंपनी की अर्निंग्स और मार्जिन्स पर पड़ सकता है। यानी बिजनेस अच्छा होने के बावजूद ग्लोबल कमोडिटी साइकिल का इम्पैक्ट हमेशा बना रहता है। और चौथा रिस्क है प्रॉफिट बुकिंग। जब कोई स्टॉक्स लगातार अपर सर्किट लगाता है या बहुत तेजी से ऊपर भागता है तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ साथ काफी सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी एंट्री ले लेते हैं। ऐसे ट्रेडर्स का मकसद जल्दी प्रॉफिट कमाने का होता है, इसलिए जैसे ही स्टॉक की तेजी थोड़ी भी धीमी पड़ती है यह लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। अगर एक साथ ज्यादा सेलिंग आ जाए तो स्टॉक में अचानक एक अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है।
तो कुल मिलाकर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ स्टोरी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इन रिस्क को इग्नोर करना भी सही नहीं होगा। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले ग्रोथ के साथ साथ इन रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना हमेशा जरूरी है। तो यह थे इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर। अब हम लोग समझते हैं कि क्या इसके शेयर को भी बाई करे या फिर सेल करे या फिर होल्ड करके रखे। तो अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आपके पास यह स्टॉक डीमर्जर के समय से है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कंपनी के परफॉर्मेंस और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक ने आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज रिटर्न दे दिया है तो अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे आपका कुछ प्रॉफिट सिक्योर भी हो जाएगा और अगर स्टॉक आगे और बढ़ता है तो उसका फ़ायदा भी मिलता रहेगा। वहीं अगर आप अभी पहली बार इस स्टॉक में एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो शायद थोड़ा पेशेंस रखना बेहतर हो सकता है। अगर स्टॉक में कुछ करेक्शन या फिर कुछ समय की कंसोलिडेशन देखने को मिलती है तो हो सकता है आपको बेहतर वैल्यूएशन पर एंट्री का मौका मिल जाए। और आखिर में हमेशा की तरह एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह पूरा एनालिसिस सिर्फ इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मानिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अगर जरूरत लगे तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।